हेलो बच्चों, स्वागत है आपका संस्कार एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। आज के क्लास में हम अपवाह तंत्र का अध्ययन करने जा रहे हैं। यानी कि अपवाह तंत्र के अंतर्गत सबसे पहले हम जानेंगे कि भारत के अपवाह तंत्र को कितने भाग में बांटा गया है और इन अपवाह तंत्र के अंतर्गत कौन कौन से नदी तंत्र आते हैं और उन नदी तंत्र के अंतर्गत कौन कौन सी सहायक नदियाँ आती हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से हमारा ये क्लास बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ढेर सारे क्वेश्चन अपवाह तंत्र से पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो भारत का अपवाह तंत्र है उसको कितने भागों में बांटा गया है। तो आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि भारत के अपवाह तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहले भाग को कहते हैं हिमालयी अपवाह तंत्र। अब हिमालयी अपवाह तंत्र के अंतर्गत कौन कौन सी नदियां आती हैं? हिमालयी अपवाह तंत्र के अंतर्गत वे नदियां आती हैं जो हिमालय क्षेत्र से निकलती हैं। आप समझ सकते हैं हिमालय क्षेत्र क्या है, यानी कह सकते हैं उत्तर भारत के क्षेत्र से जो नदियां निकलती हैं वो हमारे हिमालयी अपवाह तंत्र के अंतर्गत आती हैं। और दूसरा हमारा भाग है प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। दूसरा भाग क्या है बेटा? प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। अब प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र के अंतर्गत वे सारी नदियां आती हैं जो प्रायद्वीपीय पठारों से निकलती हैं, यानी यूं कहें तो मोस्टली दक्षिण भारत से निकलती हैं। ठीक बात बेटा? तो आप पहला पॉइंट तो आप समझ ही गए होंगे कि अपवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है। दो भागों में, एक हिमालयी अपवाह तंत्र और दूसरा प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। अब आइए स्टार्ट करते हैं हिमालयी अपवाह तंत्र से। अब देखिए बेटा, हिमालयी अपवाह तंत्र के अंतर्गत कौन कौन से नदी तंत्र आते हैं। मुख्य बात यह है कि हिमालयी अपवाह तंत्र के अंतर्गत कौन कौन से नदी तंत्र आते हैं। तो आपको आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हिमालयी अपवाह तंत्र के अंतर्गत 3 नदी तंत्र आते हैं मुख्यतः। सबसे पहला का नाम है सिंधु नदी तंत्र, ठीक बात। दूसरा का नाम है गंगा नदी तंत्र और तीसरा का नाम है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है बेटा? तो ये 3 नदी तंत्र हिमालयी अपवाह तंत्र के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले हम अध्ययन करने जा रहे हैं सिंधु नदी तंत्र का। ठीक है? तो ये हम आपकी जानकारी के लिए बता दे रहे हैं कि सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत कई सहायक नदियां भी आती हैं। जैसे सबसे पहली नदी को हम समझ जाएं, ये चिनाब है। पहली नदी का नाम क्या है? चिनाब। ठीक है? दूसरी नदी आपकी झेलम, तीसरी रावी, चौथी ब्यास और पांचवी सतलज। तो ये 5 जो नदियां हैं ये सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं, यानी कि ये भी एट लास्ट में जाकर सिंधु नदी में मिलती हैं। हम ये पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे कि ये नदियां कहाँ कहाँ मिलती हैं। ठीक है? बढ़ते हैं अपने अगले क्लास की तरफ। सबसे पहले हम जानकारी लेते हैं बेटा सिंधु नदी के बारे में। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है और ये कहाँ पे जाकर समुद्र में मिलती है, किन किन शहरों से होकर गुजरती है, इसका पूरा अध्ययन हम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये जो स्क्रीन पर आपको इमेज दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। सिंधु नदी का उद्गम स्थल है मानसरोवर झील। ये जो तिब्बत के पास मानसरोवर झील है, कैलाश मानसरोवर का नाम भी आप सुनते होंगे, तो मानसरोवर झील के पास से ये निकलती है सिंधु नदी। ठीक है? और ये देखिए आपको यहाँ पे चित्र में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ये इस तरीके से होती हुई यहाँ भारत में प्रवेश करती है। अगर कोई पूछता है कि भारत में किस स्थान पर ये प्रवेश करती है, तो आप कहिएगा लद्दाख के पास एक दमचोक नामक स्थान है। याद रखिएगा दमचोक। जो भी हम बातें बता रहे हैं बेटा उसको आप नोट करते रहिएगा। तो लद्दाख के पास दमचोक नामक स्थान से ये भारत में इंटर करती है और भारत में ये जम्मू कश्मीर से होती हुई और ये कह सकते हैं दर्दिस्तान के पास, यहाँ पर एक स्थान है दर्दिस्तान, दर्दिस्तान के पास पाकिस्तान में प्रवेश करती है। तो ये 2 स्थान को आप जरूर याद रखिएगा, दमचोक और दर्दिस्तान, क्योंकि क्वेश्चन इसी तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं बेटा कि किस स्थान से भारत में ये सिंधु नदी प्रवेश करती है, उसका जवाब है दमचोक। और किस स्थान से ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है, तो उसका जवाब है दर्दिस्तान।
तो दर्दिस्तान के पास जब ये पाकिस्तान में एंटर कर लेती है बेटा, तो कराची शहर के पूर्व से होते हुए ये अरब सागर में जाकर यूं मिल जाती है। ये हमारा अरब सागर है। तो आप अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे और हम भी इस इमेज के माध्यम से आपको बेहतर समझा पा रहे हैं कि किस तरीके से सिंधु नदी मानसरोवर से निकलती है, दमचोक नामक स्थान पर भारत में प्रवेश करती है और ये जम्मू होते हुए हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा कराची शहर है उसके पूर्व से होते हुए अरब सागर में जाकर मिलती है। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं आगे। अगर दिशा की बात करें बेटा, तो भारत के जो ये सिंधु नदी है ना, ये उत्तर से पश्चिम दिशा की तरफ बहती है। देख सकते हैं आप, उत्तर से कैसे बह रही है, पश्चिम। ये इधर आपका पश्चिम है, इधर पूरब। आप दिशा तो समझते होंगे मैप में, इधर आपका पूरब होता है और इधर आपका पश्चिम होता है। ठीक है, तो अगर इसकी बात करें तो सबसे पहले ये उत्तर दिशा, देखिए यूं ऊपर की तरफ जा रही है और उसके बाद फिर ये पश्चिम दिशा की तरफ बहती है। तो दिशा में अगर कोई पूछता है कि सिंधु नदी किस दिशा की तरफ बहती है, तो आप कह सकते हैं उत्तर से पश्चिम दिशा की तरफ। ठीक बात। अब बढ़ते हैं आगे। सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं 5, जैसा कि हम पीछे भी चर्चा कर चुके हैं। और अरब सागर में मिलने से पहले, देखिए यहाँ पर अरब सागर में मिलने से पहले ये 5 नदियां आकर सिंधु नदी में यहाँ पर मिलती हैं। ठीक है, तो 5 नदियां कौन कौन सी हैं, जैसा कि पीछे हम बता चुके हैं। एक है झेलम, दूसरा चिनाब, तीसरा ब्यास, चौथा रावी और 5वां सतलज। ठीक है, इसकी सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो है चिनाब। क्या नाम है बेटा, चिनाब। तो आइए, सिंधु नदी का हमने अध्ययन कर लिया है। एक बात तो और इम्पॉर्टेंट है कि सिंधु नदी की लंबाई कितनी है, तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा। सिंधु नदी की लंबाई है 2880 किलोमीटर और ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु नदी की लंबाई कितनी है, 2880 किलोमीटर। अब हमने जैसा जाना कि सिंधु नदी की 5 सहायक नदियां हैं, सबसे बड़ी सहायक नदी है चेनाब। तो चेनाब का अध्ययन करते हैं। अगर चेनाब नदी की बात करें बेटा, तो इसका उद्गम कहाँ है। सबसे पहला हमारा प्रश्न ये बनता है कि इसका उद्गम स्थल कहाँ है। तो आप देख पा रहे होंगे इसका उद्गम स्थल यहाँ पर, यानी कि हिमाचल प्रदेश के K12 लारा दर्रे से होता है। याद रखिएगा, इसका उद्गम स्थल कहाँ है बेटा, अपने ही देश में हिमाचल प्रदेश के K12, इसका नाम सुनते होंगे दर्रे, जो आप क्लास 10th में आपको पढ़ाया गया होगा कि बहुत सारे दर्रों के नाम, उसमें एक दर्रा का नाम है K12 लारा दर्रा, जो हिमाचल प्रदेश में है और यहाँ से चेनाब नदी निकलती है। ठीक है, और चेनाब नदी पाकिस्तान में जाकर, यहाँ से बहती हुई पाकिस्तान में जाकर एट लास्ट में, यहाँ से देख सकते हैं आप, ये पाकिस्तान में जाकर फिर सिंधु नदी में मिल जाती है। सिंधु नदी में मिलने से पहले इसमें बेटा बहुत सारी नदियां आकर मिलती हैं, जैसे ये झेलम नदी और सतलज नदी, रावी नदी और ब्यास नदी। याद रखिएगा, चेनाब नदी में कौन कौन सी नदियां मिलती हैं, झेलम। ठीक बात बेटा, थोड़ा कलर चेंज करते हैं। झेलम नदी मिलती है, दूसरी है रावी नदी, तीसरी है सतलज और चौथी नदी है बेटा ब्यास। तो ये चारों नदी चेनाब में जो नदियां मिलती हैं उसका अध्ययन करते हैं। चेनाब में कौन कौन सी नदियां मिलती हैं ये आप समझ चुके होंगे। इसका उद्गम कहाँ है आप जान गए होंगे कि K12 लारा दर्रा से हिमाचल प्रदेश के निकलती है। एक बात और इसके विषय में बड़ा इंपॉर्टेंट है और कभी कभी इससे क्वेश्चन बन जाते हैं, वो है कि इस नदी को ये नदी जो है हिमाचल प्रदेश में 2 नदी से मिलकर बनती है। एक का नाम होता है चंद्रा और दूसरे का नाम है भागा। ठीक है, यानी चंद्रा और भागा 2 छोटी छोटी नदियां मिलकर चेनाब नदी बनाती है और इसीलिए इसका नाम हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा नदी भी है। ये भी कभी कभी क्वेश्चन बनता है यहाँ से बेटा, तो याद रखिएगा कि चेनाब नदी को चंद्रभागा नदी भी कहते हैं। अब चेनाब नदी में जो सबसे मुख्य नदी आकर मिलती है उसका नाम है झेलम। तो आइए झेलम नदी के बारे में अध्ययन करते हैं। हाँ, झेलम नदी की अगर बात करें बेटा, तो सबसे पहले इसका उद्गम स्थल कहाँ है, तो हम कहेंगे इसका उद्गम स्थल है कश्मीर घाटी के वैरीनाग नामक स्थान के पास। याद रखिएगा, कश्मीर घाटी के वैरीनाग नामक, वैरीनाग है, ये वैरीनाग है बेटा। ठीक है, तो कश्मीर घाटी के वैरीनाग नामक स्थान के पास इसका उद्गम स्थल होता है और यह पाकिस्तान के झंग नामक स्थान पर, याद रखिएगा ये भी पाकिस्तान के ये झंग नामक जो स्थान है, यहाँ पर आकर ये किससे मिल जाती है बेटा, चेनाब से मिल जाती है। तो ये 2 क्वेश्चन इससे इंपॉर्टेंट बनते हैं, कोई खास प्रश्न नहीं इससे बनते हैं
पहला इसका उद्गम स्थल क्या है, तो हम कह सकते हैं कश्मीर घाटी का वैरी नाग इसका उद्गम स्थल है। और दूसरा ये कहाँ पर चिनाब नदी से मिलती है, तो हम कह सकते हैं पाकिस्तान के झंग नामक स्थान के निकट ये चेनाब नदी से मिल जाती है। अब इसके बाद जो दूसरी प्रमुख नदी है वो है हमारी रावी। आइए रावी के बारे में अध्ययन करते हैं। तो रावी नदी की बात करें बेटा, तो इसका उद्गम स्थल है हिमाचल प्रदेश का रोहतांग दर्रा। आप यहाँ पे चित्र में देख पा रहे होंगे, ये रावी नदी का उद्गम स्थल है ये, और ये है हिमाचल प्रदेश का रोहतांग दर्रा। तो याद रखिएगा रावी नदी का रावी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, हिमाचल प्रदेश का रोहतांग दर्रा। और ये नदी भी पाकिस्तान के झंग नामक स्थान के निकट किससे मिल जाती है, चिनाब नदी में। कहाँ पर, पाकिस्तान के झंग नामक स्थान पर ये भी नदी जाकर एट लास्ट में चिनाब नदी में मिल जाती है। और अगली जो चिनाब नदी में मिलने वाली नदी है वो है सतलज। तो आइए पढ़ते हैं सतलज के विषय में। तो सतलज नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, इसका प्रश्न का जवाब है बेटा ये तिब्बत के राक्षस ताल पर, ये तिब्बत के राक्षस ताल के निकट। देखिए यहाँ पर ये भी सिंधु नदी के आसपास ही इसका उद्गम स्थल है, थोड़ा ही दूर है बेटा, राक्षस ताल नामक स्थान है, याद रखिएगा। तिब्बत में राक्षस ताल के नज़दीक इसका है उद्गम स्थल। और यह नदी पंजाब में बहते हुए इस तरीके से, और ये एट लास्ट में जाकर किस में मिलती है, चेनाब नदी में। ठीक है, चेनाब नदी में जैसा आप पहले मैं बता चुका हूँ कि ये सारी नदियाँ जाकर चेनाब नदी में मिलती हैं, और चेनाब एट लास्ट में सिंध नदी में मिलती है। तो इसका उद्गम स्थल हमने जान लिया। एक और इम्पॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि इसमें ब्यास नदी आकर मिल जाती है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इसको हम मिटाते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे बेटा कि यहाँ इसमें कौन सी नदी यहाँ पर आकर मिल रही है, ये ब्यास नदी। ये जो ब्यास नदी है वो आकर इसमें मिलती है। तो एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि सतलज नदी में कौन सी नदी आकर मिलती है, तो उसका जवाब है ब्यास नदी। और दूसरा प्रश्न ये बनता है कि सतलज नदी किस स्थान पर चिनाब नदी से मिलती है, ये स्थान देख पा रहे होंगे ये, तो इसका जवाब है पाकिस्तान का बहावलपुर। याद रखिएगा पाकिस्तान के बहावलपुर के पास ये जो हमारी सतलज नदी है वो चिनाब नदी में मिल जाती है। और चिनाब नदी में कौन नदी मिलती है बेटा, ब्यास नदी। अब आइए ब्यास नदी के बारे में पढ़ते हैं। तो ब्यास नदी बेटा ये भी हमारे हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के पास से ब्यास नदी भी निकलती है। और कुल्लू घाटी में बहते हुए ये नदी पंजाब के हरीके नामक स्थान के पास, कहाँ बेटा, पंजाब के हरीके। देखो जहाँ पे ये सतलज नदी में मिलती है उसका नाम है पंजाब का हरीके। तो अगर प्रश्न पूछा जाए कि सतलज और ब्यास नदी का संगम स्थल कहाँ है, तो हम कहेंगे पंजाब का हरीके। ठीक है, वहीं पर जाकर ब्यास नदी सतलज में मिलती है। और एक प्रश्न और यहाँ से बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है बेटा कि जहाँ पर ये नदी मिलती है ना, वहीं से भारत का सबसे बड़ा नहर, सबसे लंबा नहर इंदिरा गांधी नहर निकलता है। ये भी याद रखिएगा कि हरीके से ही भारत का सबसे लंबा नहर इंदिरा गांधी नहर निकलता है, जिससे सिंचाई बेटा राजस्थान, पंजाब में तो होता ही है, राजस्थान में भी होता है, साथ साथ गुजरात में भी इससे सिंचाई होता है। ठीक है, तो अब हम सभी नदियों के बारे में लगभग अध्ययन कर चुके हैं। हमने किसका किसका अध्ययन कर लिया बेटा, हमने अध्ययन किया पहले सिंधु नदी का, और एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। सिंधु नदी में कौन कौन सी नदियाँ आकर मिलती हैं, तो उसका जवाब है सबसे पहला हमने पढ़ा चिनाब, उसके बाद हमने पढ़ा झेलम, उसके बाद हमने पढ़ा रावी, उसके बाद हमने पढ़ा सतलज, और उसके बाद हमने पढ़ लिया है ब्यास नदी। ठीक है, याद रखिएगा सिंधु नदी में केवल चिनाब नदी जाकर मिलती है एट लास्ट में। ठीक है, और ये जो सारी नदियाँ झेलम हो गई, रावी हो गई, सतलज हो गई, ब्यास हो गई, ये सब कहाँ मिलती हैं बेटा, ये सब हम कह सकते हैं कि सिंधु नदी में ही मिलती हैं, और सॉरी चिनाब नदी में ही मिलती हैं। चिनाब नदी सिंधु नदी में मिलने से पहले 45 किलोमीटर की यात्रा चलती है। यह भी याद करिएगा कि सिंधु नदी में मिलने से पहले
जो हमारी चिनाब नदी है वो 45 किलोमीटर यात्रा तय करती है। अगर चित्र में आप देखना चाहेंगे तो हम आपको दिखा सकते हैं। ये देखिए, और थोड़ा स्पष्ट फिगर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, आप स्पष्टता देख सकते हैं कि ये हमारी जो है चिनाब नदी है, और ये देखिए ये हमारी मुख्यतः आ रही है यहाँ पर सिंधु नदी में मिल रही है। और इससे पहले जहाँ पर ये सतलज नदी आकर मिल रही है बहावलपुर के पास, वहाँ से 45 किलोमीटर की दूरी और तय करके तब जाके वो सिंधु नदी में चिनाब नदी मिलती है। तो उम्मीद करते हैं बेटा सिंधु नदी तंत्र आपका खूब अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। अब बढ़ते हैं गंगा नदी तंत्र का अध्ययन हम करते हैं। देखिए बेटा, तो अब हम अध्ययन करने जा रहे हैं गंगा नदी तंत्र का। तो सबसे पहले प्रश्न पूछता है कि गंगा नदी तंत्र का उद्गम स्थल कहाँ से है। तो गंगा नदी तंत्र या गंगा नदी मुख्य रूप से दो नदियों से मिलकर बनती है। सबसे पहला जो नदी है वो हम भागीरथी के नाम से जानते हैं, ठीक है, ये हमारी भागीरथी हो गई। और दूसरी जो नदी है वो अलकनंदा हो गई। ये बातें आप पहले ध्यान से समझिएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भागीरथी नदी ये हमारी भागीरथी है, याद रखिएगा, भागीरथी। और ये जो दूसरी नदी आपको दिखाई दे रही है ये है अलकनंदा। तो गंगा नदी किन दो नदियों के मिलने से बनती है? उत्तर है भागीरथी और अलकनंदा। अच्छा, दूसरा प्रश्न बनता है कि भागीरथी अलकनंदा से किस जगह पर मिलती है, यानी यह स्थान। तो यह कहलाता है बेटा देवप्रयाग। एक एक शब्द याद रखिएगा, देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से आकर मिल जाती है। भागीरथी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो भागीरथी गंगोत्री से, अब गंगोत्री का नाम अक्सर सुनते होंगे जो धाम जाते हैं या जो उत्तराखंड धार्मिक टूर पे जाते हैं, गंगोत्री का नाम जरूर लेते होंगे। तो गंगोत्री से 19 किलोमीटर दूर गौमुख से निकलती है भागीरथी, याद रखिएगा, गौमुख से, ठीक है। गंगोत्री से 19 किलोमीटर दूर गौमुख से निकलती है भागीरथी नदी। और सतोपथ हिमानी से, सतोपथ हिमानी से निकलती है अलकनंदा नदी। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अलकनंदा कहाँ से निकलती है? सतोपथ हिमानी से निकलती है। गौमुख से कौन निकलता है? भागीरथी नदी। ये दोनों एक दूसरे से कहाँ मिलती हैं? देवप्रयाग में, ठीक है। अब इसके अलावा भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं बेटा। अलकनंदा नदी की सहायक नदियाँ कौन है? ठीक है, अलकनंदा की सहायक नदियाँ कौन है? तो अलकनंदा की सहायक नदी है बेटा मंदाकिनी, ये मंदाकिनी। और मंदाकिनी अलकनंदा से कहाँ मिलती है? तो उसका जवाब है रुद्रप्रयाग में। ये भी नाम आप सुने होंगे, रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग, यानी कि मंदाकिनी नदी। ये कौन सी नदी है बेटा? मंदाकिनी। तो मंदाकिनी नदी अलकनंदा में कहाँ मिलती है? तो उसका जवाब है रुद्रप्रयाग में। और इसकी सहायक नदी कौन है? पिंडार नदी। कौन नदी बेटा? पिंडार। ये हमारी पिंडार नदी है। और पिंडार नदी अगर पूछा जाए अलकनंदा से कहाँ मिलती है तो उसका जवाब है कर्णप्रयाग में। ये सब बातें आप याद रखिएगा बेटा। कर्णप्रयाग में जो हमारी पिंडार नदी है वो अलकनंदा से मिलती है। इसके अलावा एक और इसकी सहायक नदी है और उसको बोलते हैं हम धौली गंगा। आप इसका भी नाम सुने होंगे, धौली गंगा, ठीक है बेटा। तो धौली गंगा अलकनंदा से कहाँ मिलती है? तो उसका जवाब है विष्णुप्रयाग में। कहाँ मिलती है बेटा? विष्णुप्रयाग। तो ये डायग्राम आप जरूर याद रखिएगा। फिर से एक बार हम रिपीट कर देते हैं कि गौमुख से निकलती है भागीरथी और सतोपथ से निकलती है अलकनंदा। ये दोनों नदियाँ एक दूसरे से देवप्रयाग में मिलती हैं, ठीक है। अलकनंदा नदी की कई सहायक नदियाँ हैं, जैसे मंदाकिनी जो रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है, दूसरी नदी है पिंडार नदी जो कर्णप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है, और तीसरी नदी है धौली गंगा जो कह सकते हैं हम ये विष्णुप्रयाग में ये अलकनंदा से मिलती है, ठीक है बेटा। और इस तरीके से गंगा नदी का निर्माण होता है। अब आइए गंगा नदी का हम जो उद्गम स्थल उसका अध्ययन कर लिए। अब कहाँ कहाँ से होकर गंगा नदी बहती है इसका अध्ययन हम कर रहे हैं। तो आइए बेटा समझते हैं। गंगा नदी आप समझ लीजिए, ये तो जान ही गए हैं कि उत्तराखंड से निकलती है, ठीक है। उत्तराखंड से होते हुए यह उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल यानी कलकत्ता, पश्चिम बंगाल होते हुए बहती है। तो
तो कहाँ कहाँ से होते हुए बहती है बेटा? उत्तर प्रदेश में बहती है, बिहार में बहती है और पश्चिम बंगाल में ये बहती है। पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर, याद रखिएगा क्या नाम है बेटा? बहुत ही प्रसिद्ध नाम है फरक्का, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर यह दो धाराओं में बंट जाती है, ठीक है। एक धारा को हम कहते हैं हुगली, क्या कहते हैं? हुगली, नाम सुने होंगे आप, हुगली नदी। और दूसरे धारा को हम कहते हैं भागीरथी। क्या कहते हैं बेटा? भागीरथी। भागीरथी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है बेटा, याद रखिएगा, हुगली नदी तो इंडिया में ही रहती है, लेकिन जो भागीरथी नामक धारा है वो बांग्लादेश में चली जाती है। और बांग्लादेश में भागीरथी को पद्मा नदी के नाम से जानते हैं। यानी भागीरथी का नाम बदलकर जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसका नाम हो जाएगा पद्मा। और पद्मा नदी बेटा ये उधर से आने वाली ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है। किस में मिलती है? ब्रह्मपुत्र नदी में। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में बेटा जमुना के नाम से जाना जाता है। किस नदी के नाम से जाना जाता है? जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। तो अगर पूछता है कि भागीरथी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो उसका जवाब है पद्मा नदी। पद्मा नदी किस नदी में मिलती है? तो वैसे तो ब्रह्मपुत्र नाम है, लेकिन बांग्लादेश के जमुना नदी में मिलती है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र को ही बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। और जब ये दोनों नदियां मिल जाती हैं तो इनका जो संयुक्त नाम पड़ता है वो है मेघना नदी। यानी कि जब जमुना नदी में पद्मा नदी मिल जाती है तो उसका नाम हो जाता है मेघना, और हमारा जो बंगाल की खाड़ी में नदी गिरती है वो मेघना नदी ही गिरती है। तो पूरी गंगा नदी की हिस्ट्री आप समझ लिए होंगे। उत्तराखंड से निकलती है, उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार, उसके बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के फरक्का में दो भाग में बंटती है। एक धारा इसका हुगली कहलाता है, दूसरा भागीरथी कहलाता है। भागीरथी जो है वो कह सकते हैं कि बांग्लादेश में चली जाती है। बांग्लादेश में जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसका नाम जमुना होता है, उस जमुना नदी में ये मिलती है और इसका नाम जो है भागीरथी का पद्मा हो जाता है। और जमुना नदी में मिलने के बाद उसका नाम क्या हो जाता है बेटा? मेघना। तो ये हो गई गंगा नदी की संपूर्ण बातें। और कुछ बातें इंपॉर्टेंट हैं, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है। तो कुल लंबाई अगर गंगा नदी की देखी जाए तो 2525 किलोमीटर। याद रखिएगा, गंगा नदी की कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर। लेकिन अगर भारत में, कभी कभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, पूछ देता है भारत में गंगा नदी की लंबाई कितनी है, तो केवल 2071 किलोमीटर। तो भारत में गंगा नदी की लंबाई 2071 किलोमीटर, और अगर पूरे गंगा नदी की लंबाई पूछा जाए तो वो है 2525 किलोमीटर। बाकी का नदी कहाँ है? बांग्लादेश में, ठीक है। बाकी जो 2071 के अलावा बच रहा है हिस्सा वो कहाँ बहता है बेटा? बांग्लादेश में, ठीक है। अब हमको ये जानना होगा कि इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं। तो वैसे तो गंगा नदी की ढेर सारी सहायक नदियाँ हैं, और आपको आश्चर्य होगा कि उन सहायक नदियों की भी सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। अब इसमें हम नाम लिखते हैं। गंगा की सहायक नदी सबसे बड़ी यमुना, यमुना के बारे में हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद कोसी, जिसे बिहार का विसाप भी कहा जाता है, और तीसरा सोन नदी। ये सब गंगा की सहायक नदियाँ हैं बेटा, सोन नदी। चौथा गोमती, गोमती नदी का नाम भी आप सुने होंगे। पांचवा दामोदर, दामोदर नदी घाटी परियोजना पढ़ा है आपने। छठा घाघरा, घाघरा नदी का नाम भी आप सुने होंगे। और अगला है गंडक। तो ये गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं, और आपको आश्चर्य होगा जानकर कि इन सहायक नदियों की भी सहायक नदियां हैं। तो आइए सबसे प्रथम पढ़ते हैं यमुना नदी को। हाँ देखिए बेटा, अब यमुना नदी का डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, ठीक है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं ये हमारी यमुना नदी है। ये बेटा जो दिखाई दे रहा है ये हमारी यमुना नदी है। इसका उद्गम स्थल बेटा उत्तराखंड के यमुनोत्री हिमालय, यमुनोत्री हिमानी से होता है। तो याद रखिएगा, बंदरपुर चोटी पर जो स्थित है यमुनोत्री हिमानी, यहाँ से इसका उद्गम होता है। किसका? यमुना नदी का। और यह नदी किन किन राज्यों से बहती है? तो सबसे पहले उत्तराखंड, याद रखिएगा यमुना नदी किन किन राज्यों से बहती है बेटा? तो उत्तराखंड, दूसरा है बेटा हरियाणा, और तीसरा है उत्तर प्रदेश। तो ये तीन राज्यों से होकर बहती है, उत्तराखंड, हरियाणा और उत्तर प्रदेश।
तो गंगा नदी में कहाँ जाकर मिलती है, तो उसका नाम तो आप हमेशा सुनते होंगे संगम के नाम से, यानी इलाहाबाद, यानी जिसको आप इस समय प्रयागराज के नाम से जानते हैं, यानी प्रयागराज में इसका इसका मिलन होता है गंगा नदी से। आप देख भी पा रहे होंगे ये यमुना नदी कहाँ पर जाकर, यहाँ पर जाकर आपको ये इलाहाबाद में गंगा नदी से मिल जाती है। गंगा नदी में मिलने से पहले यह उत्तराखंड, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में होकर बहती है। इतना समझ गया बेटा। अब जैसे गंगा नदी की सहायक नदियाँ होती हैं, उसी तरीके से यमुना नदी की भी कुछ सहायक नदियाँ हैं। इसकी कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं? सबसे पहला चंबल नदी, याद रखिएगा, ये यमुना नदी की सहायक नदी है चंबल। दूसरी नदी का नाम है बेतवा और तीसरी नदी का नाम है बेटा केन। तो चंबल, बेतवा और केन नदी ये यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। आइए इसके बारे में भी डिस्कस कर लें बेटा। जो भी पॉइंट हम लिख रहे हैं उसको आप लिखते रहिएगा। सबसे पहले बात करते हैं चंबल नदी की, ठीक है बेटा। तो चंबल नदी का उद्गम स्थल आप देख पा रहे होंगे चित्र में। यहाँ पर इंदौर यानी मध्य प्रदेश के इंदौर के पास से होता है इसका उद्गम। तो इंदौर के पास एक है बेटा जाना पाव पहाड़, जाना पाव पर्वत, याद रखिएगा जाना पाव पर्वत, वहीं से निकलती है आपकी चंबल नदी। तो जाना पाव पर्वत इसका उद्गम स्थल हो गया। और ये नदी उत्तर प्रदेश में जाकर इटावा नामक स्थान के पास, यहाँ पर देखिए इटावा नामक, याद रखिएगा इटावा का नाम तो आप सुने होंगे, अक्सर सुनने में आता है। इटावा नामक स्थान में जाकर ये यमुना नदी से मिलती है। दूसरी नदी है बेटा बेतवा, ये देख पा रहे होंगे ये बेतवा नदी, ठीक है। तो बेतवा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मध्य प्रदेश का भोपाल, देख भी पा रहे हैं आप। तो मध्य प्रदेश के भोपाल से निकलती है बेतवा नदी, ठीक बात बेटा। और ये कहाँ जाकर मिलती है? उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में। कहाँ पर बेटा? उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में जाकर यमुना नदी से मिलती है। अच्छा, एक और इसमें प्रमुख बात है कि जो सांची नामक जो स्थान है, यह सांची का स्तूप नाम सुने होंगे आप लोग, बौद्ध स्थल भी है ये। तो ये कहाँ स्थित है? तो हम कह सकते हैं ये बेतवा नदी के तट पर ही स्थित है। तो आपने जान लिया चंबल नदी के बारे में और बेतवा नदी के बारे में। ये किसकी सहायक नदियां हैं? यमुना नदी की सहायक नदी। यमुना नदी कहाँ पर जाकर गंगा नदी से मिलती है? इलाहाबाद में। कहाँ से निकलती है? बंदरपुर चोटी पर स्थित यमुनोत्री हिमालय से निकलती है। तो ये सारी बातें आप यमुना नदी के बारे में पढ़ लिए और यमुना नदी की सहायक नदियां भी पढ़ लिए, ठीक है बेटा। अब बढ़ते हैं आगे। तो गंगा नदी की अगली सहायक नदी है बेटा कोसी नदी। आप देख पा रहे होंगे कोसी नदी को, ये यहाँ से निकल रही है, यहाँ पे, यानी नेपाल के हिमालयी क्षेत्र से। अगर पूछा जाए कोसी नदी कहाँ से निकल रही है, तो नेपाल के हिमालयी क्षेत्र से ये नदी निकलती है। नेपाल के हिमालयी क्षेत्र से, ठीक है। तो आप समझ लीजिएगा नेपाल के हिमालय से ये निकलती है और ये नदी बिहार में जाकर मिलती है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे बिहार में जाकर ये कटिहार के पास, याद रखिएगा कहाँ पर गंगा नदी से निकलती है? बिहार का कटिहार शहर तो आप सुने होंगे, बहुत फेमस है। तो बिहार के पास कटिहार शहर के पास जाकर, बिहार में कटिहार शहर के पास जाकर ये नदी मिलती है। और ये नदी अक्सर अपने मार्ग बदलती रहती है बेटा, अक्सर अपने मार्ग बदलती रहती है और इसीलिए ये नदी बहुत ही प्रसिद्ध है। बिहार में इस नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। ये भी अक्सर कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। बिहार का शोक किसे कहते हैं? कोसी नदी को कहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा ये अपने बाढ़ से बिहार में भारी तबाही मचाती है और इसी कारण इसको हम बिहार का शोक भी कहते हैं। तो कोसी नदी को हमने डिस्कस कर लिया। अब बढ़ते हैं गंगा नदी की अगली सहायक नदी। तो गंगा नदी की अगली सहायक नदी है बेटा दामोदर नदी। यहाँ पर देखिए झारखंड के पास स्थित छोटा नागपुर का पठार, याद रखिएगा छोटा नागपुर के पठार से ये निकलती है। कहाँ से निकलती है? अगर पूछा जाए दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, तो झारखंड के पास स्थित छोटा नागपुर के पठार के पास से निकलती है। और ये जाकर ऐसे देख रहे हैं बेटा हम, जैसा कि बना रहे हैं आपको इमेज में, हुगली नदी में जाकर मिलती है। हुगली नदी कौन सी नदी होती है? गंगा का हम बताएं फरक्का से दो पार्ट हो जाता है, एक को हम कहते हैं भागीरथी, दूसरे को कहते हैं हुगली। तो ये दामोदर नदी हुगली नदी में जाकर मिलती है और पश्चिम बंगाल में अत्यधिक बाढ़ ये लाती है, जिसके कारण इसे बंगाल का शोक कहते हैं। ये भी याद रखिएगा एक प्रश्न, किस नदी को बंगाल का शोक कहते हैं? तो हम कह सकते हैं दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। तो इंपॉर्टेंट है बेटा। अब बढ़ते हैं
जो हमारी गंगा की अगली सहायक नदी है उसका अध्ययन करते हैं। तो गंगा की बेटा अन्य सहायक नदियों में से एक सहायक नदी है गोमती नदी। गोमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ये बड़ा ही आश्चर्य होगा आपको भी जानकर कि यही एक ऐसी नदी है जो मैदान से निकलती है। अभी तक आपने जितना भी नदी पढ़ा वो सभी पहाड़ों से निकलती थी, कोई दर्रे के पास से निकलती थी, लेकिन ये बेटा उत्तर प्रदेश के पीलीभीत के पास, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत के पास गोमत ताल है, गोमत ताल, यहीं से ये नदी निकलती है। इस गोमत ताल को फुलहर झील भी कहते हैं, यानी ये नदी एक तरीके से झील से निकलती है। इस गोमत ताल को क्या बोलते हैं बेटा? फुलहर झील, ये भी इसका एक प्रचलित नाम है फुलहर झील। तो फुलहर झील यानी गोमत ताल का ही नाम है, और ये नदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से निकलती है और गंगा की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जो मैदान से निकलती है। बात समझ में आ गई बेटा गोमती नदी के बारे में। अब दूसरी हमारी जो सहायक नदी है वो है ये सोन नदी। ये सोन नदी आप देख पा रहे होंगे ना बेटा, ये सोन नदी। तो सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पास से निकलती है। अगर कोई पूछता है कि सोन नदी कहाँ से निकलती है तो उसका जवाब है मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पास से निकलती है, और ये पटना में के पास जाकर गंगा नदी से मिल जाती है। कहाँ पर बेटा? पटना के पास जाकर गंगा नदी से मिल जाती है। सारी बातें आप नोट करते रहिएगा। और दूसरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है कि ये यमुना नदी और जो हमारी सोन नदी है इनके बीच जल का विभाजन कौन करता है? देखिए ये यमुना नदी हो गई जो हम बना रहे हैं, और ये हमारी सोन नदी हो गई। इनके बीच में जल का विभाजन यहाँ पर कैमूर की पहाड़ियाँ हैं। किसकी पहाड़ियाँ बेटा? कैमूर की पहाड़ियाँ हैं। तो कैमूर की पहाड़ियाँ गंगा और सोन नदी के बीच जल का विभाजन करती हैं। ये भी एक प्रमुख प्रश्न है। अब बढ़ते हैं आगे। इसके अलावा बेटा अगर हम बात करें तो गंगा की कुछ और सहायक नदियाँ हैं जिसमें आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर हम दिखाना चाहते हैं, ये हमारी घाघरा नदी, ये आप देख पा रहे हैं ना घाघरा नदी। जिस घाघरा नदी को बेटा एक और नाम से पुकारा जाता है और वो है सरयू। ठीक है, तो ये सरयू नदी और ये गंडक नदी, ये दोनों भी गंगा की सहायक नदियां हैं, इसको भी आप समझिएगा। और ये सारी नदियां गंगा के दूसरे छोर पर आकर मिलती हैं। तो याद रखिएगा सरयू और गंडक ये भी गंगा की सहायक नदियां हैं। तो ये रही बेटा गंगा की समस्त सहायक नदियां, सबके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। अब पढ़ते हैं हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को। चलिए बेटा अब डिस्कस कर लेते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का। ठीक है, तो आपके सामने ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र स्पष्टता दिखाई दे रहा होगा। ब्रह्मपुत्र नदी पहले निकलती कहाँ से है, यानी इसका उद्गम स्थल कहाँ है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है तिब्बत के मानसरोवर के पास। ठीक है, तिब्बत के मानसरोवर के पास। जैसा कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि मानसरोवर के पास से सिंधु नदी भी निकलती है, तो मानसरोवर के पास से ही सतलज नदी भी निकलती है। तो मानसरोवर के पास है इसका उद्गम स्थल। आंगसी ग्लेशियर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहीं से निकलती है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। दूसरी बात, तिब्बत में इस नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जवाब है तिब्बत में इस नदी को दो नामों से जाना जाता है। एक नाम है बेटा, यहाँ पर आप नोट कर लीजिएगा, बहुत ही कठिन नाम है, यरलुंग जंगपो। यरलुंग जंगपो के नाम से जाना जाता है। सॉरी, एक सेकेंड, पेज को ढूंढते हैं कहाँ गया। एक सेकेंड बेटा, हाँ देखिए बेटा आ गया आपके समक्ष। तो इसका नाम क्या था? यरलुंग जंगपो, याद रखिएगा। फिर से मैं लिख देता हूं, यानी तिब्बत में इसे यरलुंग जंगपो के नाम से जानते हैं। चलिए, और दूसरा नाम क्या है इसका बेटा? तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है सांगपो, यानी तिब्बत में इस नदी को दो नाम से जानते हैं, यरलुंग जंगपो और दूसरा है सांगपो। ठीक है, तिब्बत के बाद जब ये नदी अरुणाचल प्रदेश में आती है, कहाँ पर बेटा? अरुणाचल प्रदेश में, तब इसको दिबांग के नाम से जाना जाता है। दिहांग, सॉरी, इसको किस नाम से जाना जाता है? दिहांग के नाम से, याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश में जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है उसको दिहांग के नाम से जाना जाता है।
और जब ये नदी बांग्लादेश में आ जाती है बेटा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इसको जमुना नदी के नाम से जाना जाता है, जैसा कि हम गंगा नदी तंत्र में डिस्कस कर चुके हैं। गंगा नदी जो कि जिसको आपको कह सकते हैं बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, वो जमुना में आकर मिलती है, यानी ब्रह्मपुत्र में आकर मिलती है। तो ये इसकी सबसे प्रमुख बातें हो गई कि तिब्बत में सांगपो और एरलुंग जंगपो के नाम से, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से, और बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। अब सबसे बड़ी बात है कि इस नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। तो आप देख पा रहे हैं ढेर सारी सहायक नदियों के नाम यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन जो सबसे प्रमुख सहायक नदी है उसको हम कहते हैं तीस्ता। क्या कहते हैं बेटा? तीस्ता। यानी कि ये नदी, देखिए ये नदी सबसे प्रमुख सहायक नदी है, किसकी? ब्रह्मपुत्र नदी की। और इसका उद्गम स्थल कहाँ है बेटा? सिक्किम। याद रखिएगा, तीस्ता नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? उसका जवाब है सिक्किम। ठीक है। इसके अलावा सुवर्णगिरी, ये देखिए ये सुवर्णगिरी नदी, ये दूसरी वाली, ये इसकी सहायक नदी, प्रमुख सहायक नदी है। ये लोहित नदी, लोहित नदी को खून की नदी भी कहते हैं, याद रखिएगा। इसको कौन सी नदी बोलते हैं बेटा? खून की नदी। तो ये भी इसकी सहायक नदी है, किसकी? ब्रह्मपुत्र नदी की। और इसके अलावा दिबांग, ये दिबांग नदी भी आपकी ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदी है। इसके अलावा कपिली नदी, ये आपकी प्रमुख सहायक नदी है। जो प्रमुख है उसका नाम हम ले रहे हैं बेटा। और इसके अलावा ये जो सूरमा है, सूरमा नदी यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, ये बराक नदी, ये भी इसकी प्रमुख नदियों में इसकी गिनती होती है। इसके अलावा एक और प्रमुख नदी है जिसको हम मानस नदी के नाम से जानते हैं, ये भी इसकी सबसे प्रमुख सहायक नदी है। तो आप क्या ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के विषय में पढ़े बेटा? ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का उद्गम स्थल है मानसरोवर झील के पास, आंशिक ग्लेशियर। तिब्बत में इसको सांगपो और एरलुंग जंगपो के नाम से जाना जाता है, और अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और कह सकते हैं इसको बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। इसकी सहायक नदियां तीस्ता हो गई, दिबांग हो गई, लोहित हो गई, सुवर्णगिरी, कपिली, बराक, सूरमा, ये सारी इसकी, और मानस नदी, ये इसकी सहायक नदियां हो गई। सबसे प्रमुख बात एक और है कि बांग्लादेश में ये नदी पद्मा नदी के साथ मिलकर विश्व के सबसे बड़े डेल्टा यानी सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं। बात समझ में है ना? किसके साथ मिलकर बेटा? पद्मा नदी के साथ मिलकर ये मेघना नदी कहलाती है, और ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है सुंदरबन डेल्टा का निर्माण यही नदी करती है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण कौन करता है? तो उसका जवाब है बेटा ब्रह्मपुत्र नदी। किस नदी के नाम से वहां जानी जाती है? मेघना नदी के नाम से। बढ़ते हैं आगे बेटा। हाँ देखिए बेटा, तो हमने अभी तक अध्ययन किया है हिमालयी अपवाह तंत्र का। अब हम अध्ययन करते हैं प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र का, यानी कि उत्तर भारत की नदियों का हमने अध्ययन कर लिया। ये सारी नदियों का हम अध्ययन कर चुके हैं। अब हम ये नीचे की जो सारी नदियां हैं ना बेटा, इसका अध्ययन करने वाले हैं। यानी यूं कहें तो दक्षिण भारत में जो नदियां हैं उसके विषय में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो इसमें हम हमारी जो सबसे प्रमुख नदियां हैं इसके नाम हम ले लेते हैं। इसमें सबसे प्रमुख नदियां हैं बेटा नर्मदा, आप भी नोट कर लीजिएगा, इनके बारे में ही अध्ययन हम करेंगे। दूसरा नदी है माही, तीसरा है ताप्ती। ठीक है बेटा, नर्मदा, माही, ताप्ती, और उसके बाद हमारा नंबर आता है गोदावरी। ठीक, उसके बाद नंबर आता है कृष्णा, उसके बाद नंबर आता है कावेरी, और उसके बाद नंबर आता है बेटा महानदी का। किसका? महानदी। तो याद रखिएगा, इसमें जो नर्मदा, माही और ताप्ती नदियां हैं ना, ये अरब सागर में गिरती हैं। यानी कि ये देखिए, ये नर्मदा नदी हो गई, ये ताप्ती हो गई, और ये माही नदी हो गई। ये कहाँ गिर रही है? अरब सागर में। और बाकी जो नदियां हैं, गोदावरी हो गई, ये गोदावरी देखिए यहाँ से निकलती है, फिर भी ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, तो गोदावरी हो गई, महानदी हो गई, और चाहे कृष्णा हो गई या कावेरी हो गई, या कह सकते हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये चारों नदियां कहाँ गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो याद रखिएगा, नर्मदा, माही और ताप्ती नदी ये खंबात की खाड़ी में यानी अरब सागर में गिरती हैं, और बाकी जो हमारी नदियां गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी है, ये अरब सागर में गिरती है। ठीक है बेटा, अब सबसे पहले हम बात करते हैं इन तीनों नदियों की जो अरब सागर में गिरती हैं। इसमें सबसे प्रमुख नदी है नर्मदा।
तो नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? सबसे पहला बात हमको यही जानना चाहिए। ये देखिए नर्मदा नदी का उद्गम स्थल यहाँ है, और ये है बेटा मध्य प्रदेश का अमरकंटक, मध्य प्रदेश का अमरकंटक। अब तो आप कहेंगे कि ये तो नाम जाना पहचाना है। जी हाँ, हमने सोन नदी के बारे में बताया था अभी कुछ समय पहले। सोन नदी भी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है और जाकर गंगा में मिलती है, और उसी तरीके से ये नर्मदा नदी भी वहीं से निकलती है, लेकिन ये नदी इस साइड में बहती है यानी पूर्व की तरफ, और ये नदी पश्चिम साइड में बहते हुए और ये खंभात की खाड़ी में जाकर गिरती है। खंभात की खाड़ी का मतलब अरब सागर में जाकर गिरती है। दूसरी बात बेटा, इसकी लंबाई कितनी है? तो ये भी एक पॉइंट नोट करने वाला हमारा कह सकते हैं पॉइंट है। तो इसको आप नोट कर लीजिए कि जो नर्मदा नदी है ना वो 1312 किलोमीटर लंबी है। कितनी लंबी है बेटा? 1312 किलोमीटर ये लंबी है। ठीक बात, नर्मदा नदी कितनी लंबी है? 1312 किलोमीटर लंबी है। एक प्रमुख बात और कि नर्मदा नदी ही मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी वो कौन है? नर्मदा नदी सबसे बड़ी नदी है, और इसको मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? मध्य प्रदेश की जीवन रेखा। तो नर्मदा नदी के बारे में आपने अध्ययन कर लिया। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक, अमरकंटक से एक और नदी निकलती है सोन। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी ये है नर्मदा नदी, इसको मध्य प्रदेश का जीवन रेखा कहते हैं, और ये 1312 किलोमीटर लंबी है। दूसरी बात, इसकी सहायक नदियां, इसकी दो सहायक नदियां और भी हैं बेटा, लेकिन दो प्रमुख है तवा और शेर नदी। तो इसकी सहायक नदियां कौन है? तवा और शेर नदी, याद रखिएगा। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है कि इनका डिस्कस किया जा सके। तो तवा और शेर नदी नर्मदा नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है। दूसरी बात बेटा, नर्मदा नदी के एक साइड में विंध्याचल पर्वत श्रेणी और दूसरे साइड में सतपुड़ा की पहाड़ियां पड़ती हैं। एक साइड में विंध्याचल और एक साइड में सतपुड़ा, और इन दोनों पहाड़ियों के बीच में भ्रंश घाटी से होती हुई, दो घाटियों के बीच में भ्रंश घाटी से होती हुई ये नर्मदा नदी बहती है। तो याद रखिएगा, नर्मदा नदी किस घाटी से होते हुए बहती है? तो उसका जवाब है कि यह भ्रंश घाटी से होते हुए बहती है। अब दूसरा प्रश्न, नर्मदा नदी का हमने डिस्कस कर लिया बेटा, आप नोट करते रहिएगा। दूसरा नदी है ताप्ती। ताप्ती के बारे में डिस्कस कर लें। ताप्ती कहाँ से निकलती है? तो ये भी बेटा मध्य प्रदेश के सतपुड़ा की पहाड़ियों से, याद रखिएगा, ये भी कहाँ से निकलती है? सतपुड़ा की पहाड़ियों से ही निकलती है, और ये बैतूल जिले में, इसका उद्गम स्थल कहाँ है बेटा? मध्य प्रदेश का बैतूल जिला, और बैतूल जिले के सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। तो ये नोट कर लीजिएगा। और ये महाराष्ट्र गुजरात होते हुए ये भी कहाँ पर जाकर मिल जाती है बेटा? वहीं अरब सागर में। इसकी लंबाई कितनी है? 724 किलोमीटर। अगर इस ताप्ती नदी की बात करें तो इसकी लंबाई कितनी है बेटा? 724 किलोमीटर। अब इसके बाद हमने ताप्ती नदी का अध्ययन कर लिया। अब इसके बाद आता है माही नदी। ठीक है, ये रहा माही नदी, आप देख सकते हैं ये माही नदी है। ठीक है बेटा, तो इसका उद्गम स्थल कहाँ है? तो आप नोट कर लीजिएगा, मध्य प्रदेश के धार जिले से निकलती है। मध्य प्रदेश के धार जिले से निकलती है। ठीक है, धार जिले के विंध्याचल पहाड़ियों से। कहां से निकलती है बेटा? विंध्याचल पहाड़ी से। तो याद रखिएगा कि माही नदी कहां से निकलती है? मध्य प्रदेश के धार जिले के विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है, और ये नदी बेटा 583 किलोमीटर लंबी है। कितनी लंबी है? 583 किलोमीटर। और ये कहाँ पर जाकर मिलती है? ये भी खंभात की खाड़ी में जाकर मिलती है। एक बहुत ही प्रमुख बात कि इसकी एक इंपॉर्टेंस ये है बेटा कि माही नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये याद रखिएगा, माही नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को कितनी बार काटती है? 2 बार काटती है। एक बार यूं ऐसे घूमकर, फिर ऐसे, यानी कि एक बार, मतलब कहने का तात्पर्य 2 बार माही नदी कर्क रेखा को काटती है। तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो उसका जवाब है बेटा माही नदी। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। चलिए बेटा, अब डिस्कस करते हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का, यानी दक्षिण भारत की ऐसी नदियां जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। इसमें सबसे पहला हम चर्चा करने जा रहे हैं गोदावरी। किसकी बेटा? गोदावरी नदी की। तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो पहली बात तो आप जानकारी के लिए आपको बता देना चाहते हैं कि गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है।
याद रखिएगा इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। यानी प्रायद्वीपीय भारत, यानी इन सब भाग की सबसे बड़ी नदी क्या है? गोदावरी नदी है। अगर पूछा जाए पूरे भारत की सबसे बड़ी नदी तो आप कहेंगे गंगा नदी, लेकिन अगर पूछा जाए प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी तो आप जवाब देंगे गोदावरी नदी है। ठीक बात। अब सबसे पहले गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो याद रखिए महाराष्ट्र के नासिक के त्रयंबकेश्वर के पास से निकलती है। कहाँ से बेटा? यहाँ देखिए गोदावरी नदी यहाँ से निकल रही है, यहाँ से समुद्र के इतना करीब होते हुए बेटा ये चाहती तो इधर बहती, इधर नहीं बहकर ये इधर बह रही है। देखिए कितनी लंबी यात्रा तय करती है ये, यानी कह सकते हैं अरब सागर की ओर है, लेकिन फिर भी ये बंगाल की खाड़ी में आकर गिरती है। तो आपने क्या देखा बेटा? गोदावरी नदी का उद्गम स्थल क्या है? महाराष्ट्र के नासिक के त्रयंबकेश्वर के पास से निकलती है। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। अगर इसकी सहायक नदियों की बात करें तो ये पेनगंगा, ये आप देख पा रहे होंगे, नोट कर लीजिएगा, पेनगंगा, और इसके बाद इंद्रावती, दूसरी इसकी सहायक नदी है बेटा ये इंद्रावती, और तीसरा नदी है प्रणहिता। नोट कर लीजिएगा, पेनगंगा, इंद्रावती और प्रणहिता इसकी सहायक नदियां हैं। तो इसको नोट करने के बाद बढ़ते हैं बेटा कृष्णा नदी के तरफ। तो कृष्णा नदी के बारे में जानकारी लेते हैं। कृष्णा नदी यानी कि आप देख पा रहे होंगे इसका उद्गम स्थल यहाँ दिखाई दे रहा है। तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है बेटा? महाराष्ट्र के महाबलेश्वर। याद रखिएगा जो गोदावरी नदी है वो त्रयंबकेश्वर से निकलती है, और कृष्णा नदी बेटा महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर से निकलती है, और ये प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ये इसकी लंबाई है बेटा 1400 किलोमीटर, यानी कि केवल 65 किलोमीटर कम है गोदावरी नदी से। तो प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी क्या है? कृष्णा नदी। और यह किन किन राज्यों से होकर बहती है? तो इसका जवाब बेटा यह कर्नाटक, तेलंगाना, ठीक है, यह कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर बहती है। यानी ये 3 प्रदेशों से मुख्यतः होकर बहती है, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर बहती है, और एट लास्ट में जाकर ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब इसकी सहायक नदियों की बात करें तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये तुंगभद्रा सबसे प्रमुख सहायक नदी है, तुंगभद्रा। इसके अलावा ये भीमा नदी भी इसकी प्रमुख नदी है, प्रमुख सहायक नदी है। तो तुंगभद्रा और भीमा नदी कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो आपने पढ़ लिया बेटा गोदावरी नदी और कृष्णा नदी। अब बढ़ते हैं अगली नदी की तरफ। चलिए बेटा अब डिस्कस कर लेते हैं महानदी को। तो महानदी की लंबाई देखिए, महानदी आपको दिखाई दे रहा होगा, ये इसका उद्गम स्थल है यहाँ बेटा, ठीक है। तो महानदी का उद्गम स्थल अगर पूछा जाए तो छत्तीसगढ़ के रायपुर के नजदीक, छत्तीसगढ़ के रायपुर के नजदीक सिहावा नामक स्थान से होता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ के रायपुर के नजदीक सिहावा नामक एक स्थान है, वहां से होता है महानदी का उद्गम, यानी कि वहां से निकलती है महानदी। और ये नदी 851 किलोमीटर लंबी है। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये नदी कितनी लंबी है, तो उसका जवाब है बेटा 851 किलोमीटर ये नदी लंबी है। ये नदी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, याद रखिएगा छत्तीसगढ़, ठीक है बेटा, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की प्रमुख नदी है, ठीक है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की ये नदी प्रमुख नदी है। और इसकी सहायक नदियों की अगर बात करें तो 2 प्रमुख नदी जो आप कभी नहीं भूल पाएंगे, एक है तेल नदी, अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, तेल नदी किसकी सहायक नदी है, तो जवाब है महानदी की। और एक है जोंक नदी। तो तेल नदी और जोंक नदी ये महानदी की सहायक नदियां हैं, ये याद रखिएगा। तेल नदी और जोंक नदी ये महानदी की सहायक नदी है, ठीक बात बेटा। हमने इसका अध्ययन कर लिया महानदी का। अब बढ़ते हैं तो हम अध्ययन कर लेते हैं कावेरी नदी का, ठीक है। तो कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो कावेरी नदी कर्नाटक में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। ये देखिए आप कावेरी नदी को देख पा रहे होंगे, यहाँ है इसका उद्गम स्थल। तो ये ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां से निकलती है। कहाँ से बेटा, ब्रह्मगिरी। तो इसका उद्गम स्थल है कर्नाटक के नजदीक ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां। अच्छा, ये नदी कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर बहती है, 2 राज्यों से, याद रखिएगा, कर्नाटक और तमिलनाडु से बहते हुए ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। और इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं, ठीक है बेटा, इसे दक्षिण भारत की
गंगा कहते हैं। तो ये कावेरी नदी की जो है कह सकते हैं प्रमुख बातें हमने पढ़ लिया। ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से इसका उद्गम स्थल है, ये 2 राज्यों से होकर बहती है और इसे दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जानते हैं। तो जितनी भी प्रमुख नदियां थी बेटा, सबका अध्ययन हमने विस्तार से किया, सबकी लंबाई बताया, कहाँ से निकलती हैं, कहाँ जाकर गिरती हैं, किन किन राज्यों से होकर गिरती हैं, या उनका कोई उपनाम है तो इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा ये क्लास बहुत अच्छा लगा होगा और इसकी सहायता से आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी कंफर्टेबल महसूस करेंगे। आप वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।